1290 से लेकर के 1320 तक अलाउद्दीन खिलजी का समय रहा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 1290 से लेकर 1320 तक। दूसरी चीज हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी में किस किस ने शासन किया। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसका समय आप देख रहे हो 1290 से 1296। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खिलजी वंश में 3 फेमस नाम है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिनका समय 1290 से 96, मात्र 6 साल। उसके बाद 1296 से 1316 और 1316 से 1320 ये कार्यकाल रहा है दिल्ली सल्तनत में खिलजी राजवंश। इनको याद रखिएगा। और खिलजी में पहला नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि आखिर जलालुद्दीन खिलजी कौन थे। आपने देखा था कि जब बलबन की 1287 में मृत्यु हुई तो उनका बेटा जो बुगरा खां था वो बंगाल में ही था, और बुगरा खां के बेटा कैकुबाद को शासक बनाया था। लेकिन कैकुबाद भी जो है कुछ दिन बाद चल बसे, तो उनके एक नाबालिग पुत्र जो 3-4 महीने के थे कैक्यूमर्स, उसको हटाया, और बाद में यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है कैक्यूमर्स को मार करके जो है गद्दी पर बैठे। और सबसे बड़ी बात है, जो तुर्क राजवंश चल रहा था, जो जो बलबन थे खुद को अफरासियाब वंश का उच्च कुल का समझते थे, उच्च जाति का समझते थे, और वह सामान्य लोगों से नफरत करते थे। लेकिन आप देखोगे कि जब जलालुद्दीन का दौर आया तो जो जलालुद्दीन था, खिलजी वंश था, ये खुद निम्न कुल का था, नीचे से ऊपर उठा। तो एक सत्ता का परिवर्तन एक क्रांति के रूप में जाना जाता है। दिल्ली खिलजी के इतिहास को अगर आप देखोगे तो खिलजियों का जो परिवर्तन हुआ वह एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। मतलब सीधा सा है कि जो फिरोज खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मतलब कि अपनी योग्यता को साबित करते हुए मतलब कि इस पद तक पहुंचे थे। और कहा भी जाता है, जैसे देखिए जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए, मतलब कि सिंपल एक सैनिक थे, और सैनिक के स्तर से उठते हुए सर ए जहादार शाही अंगरक्षक के पद को प्राप्त किया, और बाद में वो समाना का गवर्नर बना दिया। मतलब एक सैनिक से ऊपर बढ़ते हुए वह समाना जो जगह है वहां का इसे गवर्नर बना दिया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस समय मंगोल आक्रमण शुरू हो चुका था। मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण कैकुबाद कौन था? जो कैकुबाद था वो बलबन का पोता था, याद रखिएगा। कैकुबाद जो थे ना वो बलबन का पोता था। इनको हमें ध्यान में रखना है कि कैकुबाद ने उसे दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दी तथा आरिज ए मुबालिक यानी सेना मंत्री का पद भी दिया। अब यहाँ समझिए कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, जब बलबन मरा तो कैकुबाद शासक बना। कैकुबाद के समय में जलालुद्दीन ने मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए कैकुबाद बड़े खुश हुए और शाइस्ता खां की भी उपाधि दी, सेना मंत्री भी बना दिए। तो भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। याद रखिएगा कि भारत में खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। और ये याद रखना है 13 जून 1290 को कैकुबाद द्वारा निर्मित किलो खोरी या किलो गढ़ी महल में उसका राज्याभिषेक हुआ। अब देखो ये किलो खोरी एक भवन है, ठीक है, किलो गढ़ी भी कहते हैं इसे। इसी में जलालुद्दीन खिलजी का जो है राज्यारोहण हुआ है। और एक चीज और ध्यान रखना, यह दिल्ली का प्रथम शासक है जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। जलालुद्दीन खिलजी खुद बूढ़े थे, मात्र 6 साल तक शासक रहे, लेकिन हिंदू जनता के प्रति जो है इनका एक उदार दृष्टिकोण रहा था, एक अच्छा दृष्टिकोण रहा था।
वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार सामने रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक था जिन्होंने यह भी विचार रखा कि राज्य जो है आम जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो जनता है उस राज्य का समर्थन करे, और जनता तभी समर्थन करेगी जब आप राज्य के लिए अच्छा काम करेंगे। कहते हैं उसने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़ी सजाओं का सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की। अब देखो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है जलालुद्दीन, एक तो उन्होंने जनता का समर्थन लेने का प्राप्त किया, दूसरा जो कड़ी सजा थी, बलबन के समय में बहुत कड़ी सजा दी जाती थी जिसकी चर्चा हमने किया था, लौह रक्त की नीति भी अपनाई थी। इन्होंने जो है आम जनता के प्रति सहानुभूति रखने का प्रयास किया और साथ ही साथ सहिष्णुता का व्यवहार रखने का प्रयास किया और कहा कि हम कड़ी सजा नहीं देंगे। हम जो है, जो भी उनके अमीर लोगों को जो कड़ी सजा दी जाती थी वो कड़ी सजा हम नहीं देंगे, उसके प्रति सद्भावना रखने की कोशिश की। इसी कारण से जो है वह अमीरों की भी सद्भावना प्राप्त करने की कोशिश की। और साथ ही जलालुद्दीन के समय में ईरानी फकीर सीधी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला गया। अब इसी जलालुद्दीन के समय में एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। एक फकीर थे सीधी मौला, ठीक है, तो उसी सीधी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। एक जलालुद्दीन के समय में एक सीधी मौला थे, ईरानी थे, जिन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था। जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने पलट दिया। अब देखो, जब जलालुद्दीन के बाद जो अलाउद्दीन आया, उसका दामाद भी था अलाउद्दीन, उन्होंने उनकी नीति को पलट दिया। जो भी उसका विरोध करने का प्रयास करते उसे कड़ी सजा देते थे। अब इसको समझिए कि जब तक अलाउद्दीन रहे तो उन्होंने एक सहिष्णुतापूर्ण नीति अपनाया, एक सिंपल नीति अपनाया। उन्होंने सोचा कि हम किसी को भी कड़ी सजा नहीं देंगे, अमीरों को भी खुश रखने का प्रयास किया। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही अलाउद्दीन की जलालुद्दीन की जगह पुनः अलाउद्दीन आया, उन्होंने फिर कड़ी नीति अपना ली। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और खास करके अलाउद्दीन के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो अलाउद्दीन सबसे शक्तिशाली और मजबूत शासक दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का माना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की कुछ नीतियां थी उनकी, जैसे उनके अभियान हो गए, उनकी नीतियां हो गई, जैसे बाजार नियंत्रण की नीति सबसे महत्वपूर्ण थी। उन सबको भी हमें ध्यान में रखना है। तो अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को देखोगे तो 12 इनका जो शासन काल है 1296 से लेकर के 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के पिता का नाम जो था शिहाबुद्दीन खिलजी था। याद रखिएगा, पिता का नाम क्या था? शिहाबुद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन फिरोज का भाई था। किसका भाई था? जलालुद्दीन फिरोज का भाई था। ये भी याद रखिएगा, अलाउद्दीन ने 1294 में देवगिरी पर आक्रमण किया तथा सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर अपार संपत्ति प्राप्त की। अब क्या हुआ कि जब जलालुद्दीन का शासन था तो उसी समय अलाउद्दीन ने दक्कन भारत में महाराष्ट्र के एरिया में देवगिरी पड़ता है, उस देवगिरी पर आक्रमण किया। और एक नियम होता था कि जब उसके अधीन कोई आक्रमण करेगा तो वो सारे संपत्ति जो है राजा को सौंप देगा। लेकिन क्या किया, इन्होंने बहुत सारे संपत्ति को चुरा लिया और देवगिरी में ही इन्होंने जो है, देखिएगा, देवगिरी विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो गई।
यानी कि देवगिरी विजय से ही सुल्तान बनने की इच्छा जो है उसकी प्रबल हो गई, और 19 जुलाई 1296 ईस्वी को धोखे से जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं सत्ता प्राप्त की। धोखे से क्या किया इन्होंने? जलालुद्दीन की हत्या कर लिया और स्वयं सत्ता प्राप्त की। 12 अक्टूबर 96 को अलाउद्दीन ने खुद को कारा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 12 को अलाउद्दीन ने खुद को सुल्तान घोषित कर लिया, जहां वह सुल्तान बनने से पूर्व सूबेदार था। पहले अलाउद्दीन करा मानिकपुर का ही सूबेदार था, उसी का जो है, और राज्याभिषेक उन्होंने दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। अब देखिएगा ये कहाँ राज्याभिषेक कराया, तो दिल्ली ने जो बलबन ने जो लाल महल बनाया था, उसी लाल महल में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। पीछे आपने पढ़ा कि जो जलालुद्दीन था वो कैकुबाद के महल किलो खोरी में करवाया था, वही अलाउद्दीन जो थे वो बलबन के लाल महल में करवाया था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कहता है अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता बरतने का प्रयास किया। अब जब अलाउद्दीन आए तो अपने विरोधियों को वो डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे, अधीन लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कठोरता व्यक्त की। जलालुद्दीन के शासनकाल में इस्लाम कबूल कर मंगोल दिल्ली के आसपास बस गए। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने विरुद्ध साजिश करने से रोकने के लिए कई नियम बनाए। अब याद रखना, अभी दिल्ली में एक जगह है मंगोलपुरा। मंगोल मंगोलपुरा नाम जानते हो? दिल्ली में मंगोलपुरी नाम है, गूगल पे सर्च करना। अब इसी जलालुद्दीन के शासनकाल में ही जो है बहुत सारे मंगोल आक्रमणकारी जो दिल्ली पर आक्रमण किए थे, वो मंगोल जो है दिल्ली में बस गए थे। जिस जगह मंगोल बसे उसी को मंगोलपुरा कहते हैं। तो आज भी जो दिल्ली में मंगोलपुरी में जो मुसलमान बसे हैं, मूल रूप से वो मंगोल है, यानी मंगोलिया से आए हुए हैं। तो वो क्या है? मंगोल है। तो इसको ध्यान में रखना है, मंगोल है। और कहते हैं कि भोजों और उत्सवों का आयोजन करना निषिद्ध कर दिया। अब जो अलाउद्दीन थे उन्होंने जो है भोज, यानी कि जैसे भोज होता था, पार्टी होता था, है ना, वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि अलाउद्दीन का मानना था कि जो ये भोज होता है, पार्टी होता है, वैवाहिक संबंध में खूब उत्सव होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, और जब लोग आपस में मिलते हैं तो यही षड्यंत्र होता है। यही लोग बैठ करके राजाओं के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, या राजाओं के खिलाफ यहीं पर बोलते हैं। इसीलिए जो है अलाउद्दीन ने इन सब पर भी प्रतिबंध लगा दिया। याद रखिएगा, अलाउद्दीन ने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर भी रोक लगा दी। यही नहीं रुके अलाउद्दीन, शराब और नशीले पदार्थों पर भी रोक लगा दी। राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने एक अलग से गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। अब देखो, अलाउद्दीन तो एक तो अमीरों को पूरा टाइट कर दिया, जो उनके सामंत थे, जो उनके अधीन काम करने वाले थे, उसको टाइट कर दिया। दूसरा क्या किया कि जैसे पार्टी हुआ, वैवाहिक संबंध हुआ, इन सब पर भी रोक लगा दी। तीसरा, उन्होंने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर भी रोक लगा दी, क्योंकि इनका मानना था कि जब लोग शराब पीते हैं तो बहक जाते हैं और राजाओं के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए इस पर भी उन्होंने रोक लगा दी। ये सब काम जो था अलाउद्दीन का महत्वपूर्ण काम था। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन ने कहाँ कहाँ साम्राज्य विस्तार किया। याद रखना, अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के खिलाफ। याद रखिएगा, प्रथम सैन्य अभियान अलाउद्दीन का जो था रणथंभौर के खिलाफ थी, जहां पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे।
पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। रणथंभौर की ख्याति राजस्थान के सबसे मजबूत किले के रूप में की जाती थी। जो राजस्थान का जो रणथंभौर था वह एक मजबूत किला के रूप में जाना जाता था। और पहली अभियान जो था अलाउद्दीन खिलजी का वो रणथंभौर में था। अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद रणथंभौर के खिलाफ कूच की। एक विशाल सेना लेकर के खुद राजा रणथंभौर के इधर कूच किया। इस अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी उनके साथ थे। ऐसा नहीं था कि अमीर खुसरो भी उनके साथ थे। अब कहता है सुल्तान ने 3 महीने तक किले पर डेरा डाला। जो रणथंभौर पर आक्रमण किया, तो अब देखो ये याद रखना, अमीर खुसरो बहुत बड़े जो है ना गजल गायक रहे हैं, खड़ी बोली के जन्मदाता रहे, साहित्य में भी है। और जब इन्होंने रणथंभौर पे आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी, तो उस समय इन्हीं के दरबारी कवि जो थे अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ में थे। 3 महीने तक वो इस किले पर क्या किया, डेरा डाले रखा। राजपूतों से संघर्ष हुआ। बहुत सारी महिलाएं जो थी जौहर व्रत कर ली। खुसरो ने सर्वप्रथम जौहर व्रत यही देखा था। अब देखो जौहर व्रत क्या होता है। बहुत सारी स्त्रियां मिल करके जब उन्हें लगता है कि हमारा सतीत्व का रक्षा नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारी सामूहिक आत्मदाह कर लेती है। तो पहली बार जो है अमीर खुसरो ने भी रणथंभौर में देखा एक सामूहिक दाह को। पहली बार बड़े स्तर पर महिलाओं ने जो है सामूहिक दाह कर लिया। सामूहिक दाह समझ रहे। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गया। यानी संस्कृत के अभिलेख में भी ये बात कही है। इसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। कहाँ ध्यान दिया? चित्तौड़ की ओर। रणथंभौर के बाद यह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। जब उन्होंने रणथंभौर को जीता, उसके बाद उन्होंने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया और यह सबसे शक्तिशाली राज्य था। रणथंभौर के बाद चित्तौड़ सबसे शक्तिशाली था और अलाउद्दीन ने काफी निकट से चित्तौड़ पर घेरा डाला, नजदीक से घेरा डाला। राजपूत ने कई महीनों तक जो है इनका विरोध किया, परंतु अंततः रणथंभौर चित्तौड़ के किले को 1303 में अलाउद्दीन ने जीत लिया। चित्तौड़ अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे खिज्र खां के अधीन कर दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर रख दिया खिजराबाद। 2 अभियान महत्वपूर्ण है। एक रणथंभौर पहला अभियान है और दूसरा चित्तौड़। चित्तौड़ को हरा करके वहां का गवर्नर अपने ही पुत्र खिज्र खां को बना दिया, जिसे नाम रखा गया खिजराबाद। फिर इनका दक्कन अभियान आया। याद रखना, दक्कन और दक्षिण। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने समुद्रगुप्त के बाद पहला कोई शासक हुआ है। समुद्रगुप्त भी दक्षिण अभियान किए थे। वो समुद्रगुप्त के बाद अलाउद्दीन पहला शासक था जिन्होंने दक्षिण भारत में अभियान किया। मालवा पर सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया तथा उसकी देख रेख के लिए सूबेदार नियुक्त किया। 1306-7 में अलाउद्दीन ने 2 सैनिक आक्रमणों की योजना बनाई। पहला आक्रमण जो है मालवा के रायकरण के खिलाफ था। मालवा के शासक रायकरण के खिलाफ था, जो गुजरात से निष्कासित कर दिए जाने के बाद मालवा विरुद्ध के सीमा बगलाना पर अधिकार जमाए गए। एक मालवा के बगल में बगलाना जगह है, उस पर ही अधिकार कर लिया था, इसलिए आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण का लक्ष्य देवगिरी राज्य रामचंद्र था। अब देखो देवगिरी पर जो ये आक्रमण किया, दूसरा आक्रमण जो था, इसका कारण था देवगिरी के राजा रामचंद्र, जिसका रायकरण से संधि संबंध था। देखो रायकरण जो था अलाउद्दीन का दुश्मन था, उस दुश्मन से रामचंद्र ने देवगिरी के शासक ने संधि कर लिया था। इसलिए दूसरे आक्रमण का कमान अलाउद्दीन ने अपने गुलाम मलिक काफूर को सौंपा। अब देखो देवगिरी विजय के लिए मलिक काफूर जो इसका गुलाम था, मलिक काफूर बेसिकली एक हिजड़ा था, एक किन्नर था,
तो उसी के नेतृत्व में देवगिरी विजय के लिए भेजा गया, जिसे राय रामचंद्र ने समर्पण कर दिया, उनका राज्य वापस कर दिया तथा रायकरण के राय रायान के खिताब के साथ फिर से अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। अब जैसे ही आक्रमण किया तो देवगिरी के रायचंद्र रामचंद्र ने जो आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए उनका राज्य अलाउद्दीन ने लौटा दिया। अब देखो, अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर, ध्यान रखिएगा, गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा गया, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया, तो मलिक काफूर ने किया। 1209 से 11 ईस्वी के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल पर किया। अब वारंगल पर जीत लिया। तेलंगाना अभियान में वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहनीर हीरा भेंट की थी, याद रखना, और यही हीरा उन्होंने अलाउद्दीन को दिया। ये कोहनूर हीरा की बड़ी लंबी कहानी है। यही कोहनूर हीरा, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे शासकों से जाते जाते यही कोहनूर हीरा जो है शाहजहां के रक्त सिंहासन पर लग गया था। उसके जो सिंहासन होते हैं उस पे बाद में जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो वो कोहनूर हीरा जो है महारानी विक्टोरिया के ताज पे लग गया, और अभी भी वो कोहनूर हीरा विक्टोरिया के ताज में है। तो अब जो है भारत वो अपना कोहनूर हीरा उनसे मांग रहा है, यही कोहनूर हीरा है। और पहली बार ये कोहनूर हीरा किसे मिला था, तो याद रखना, तेलंगाना अभियान के शासक, अभियान के समय में तेलंगाना के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, इसी ने मलिक काफूर को कोहनूर हीरा भेंट किया, और यही कोहनूर हीरा जो है अलाउद्दीन को भेंट किया गया। अब दूसरा आक्रमण जो है द्वार समुद्र और मावर था, जो आधुनिक कर्नाटक व मदुरई है। यह पहला अवसर था जब मुसलमानों की सेना दक्षिण में मदुरई तक पहुंची थी, और ये मलिक काफूर के नेतृत्व में थी। तो पहली बार ये था कि एक मुसलमानों की सेना, इससे पहले तो समुद्रगुप्त ने भी अभियान किया था, लेकिन एक मुस्लिम आक्रमणकारी की सेना जो है वो मदुरई तक पहुंच गई थी। वो भी किसके नेतृत्व में, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर किसके सेनापति थे, तो याद रखना किसके थे, बताओ कोई, अलाउद्दीन के। ठीक है। अब देखो, अलाउद्दीन ने बहुत सारे काम भी किए, जैसे अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा बनवाया, हौज खास, दिल्ली में हौज खास है उसे बनाया, दिल्ली में ही सीरी फोर्ट बनवाया, जमात खाना मस्जिद बनाया। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु 1304 ईस्वी में दिल्ली में सीरी को राजधानी बनवाया और किलेबंदी। सीरी दिल्ली में एक जगह है, सीरी कभी आना। मंगोलों का बार बार आक्रमण हो रहा था, इसलिए उसके आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने सीरी में एक जो है राजधानी बना दी, उससे किलेबंदी भी करवा दी। उसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत प्रदान की, और उन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। माइक बंद कर लीजिए श्रेया, कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, याद रखना, द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है सिकंदर एक सानी की उपाधि धारण की। साथ ही अलाउद्दीन पहला शासक था जिन्होंने अस्थायी सेना भी गठन की। अब है अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण और कृषि संबंधी नीति। उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खद्यानों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए, और तीसरा घोड़ों और गुलामों के लिए। प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जिसे सहना कहा जाता था।
जो व्यापारियों की एक पंजिका रखता था तथा दुकानदारों व कीमतों पर कड़ी नजर रखता था। अब देखो, पहले जो अलाउद्दीन ने दिखाया वह बाजार नीति अपनाया, यानी कि बाजार में जो जैसे तैसे दाम पर जो है क्या करते थे, बेच लेते थे। आज भी देखते हो बाजार में क्या होता है कि 1 किलो अनाज, 1 किलो कोई चीज लो तो 900 ग्राम ही देगा। इसी को टाइट करने के लिए आजाद अलाउद्दीन ने बाजार नीति लाया, और उस बाजार नीति के देखरेख के लिए, याद रखना, सहना नामक अधिकारी को नियुक्त किया। साथ ही उन अधिकारियों को ये भी कह दिया कि अगर कोई दुकानदार कम तौलता है, मान लिया कि कोई दुकानदार जो है 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तौलता है, तो उतने मात्रा में उसका मांस काट लिया जाए। ऐसे सख्त आदेश जो है अलाउद्दीन ने दिया था बाजार के कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कदम था। दूसरी बात, खाद्यान्न की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने घोषणा की कि दुआब क्षेत्र जो है ना, गंगा यमुना के आसपास का क्षेत्र दुआब क्षेत्र कहलाता था। उन दुआब क्षेत्र के निकट कड़ी सीमा तक जो भू राजस्व सीधे राज्य को अदाई होगी, क्योंकि गंगा यमुना दुआब का जो क्षेत्र था उस पे जो है काफी उपज होता था। इसीलिए अलाउद्दीन ने कहा इस क्षेत्र से जो भी उपज होगा वो सीधे जो है राज्य तक पहुंचेगा, यानी अलाउद्दीन तक पहुंचेगा। और भूराजस्व टैक्स पहले 1/3 या 1/4 होते थे, अब वही टैक्स को उन्होंने आधा कर दिया कि अब आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा। और राजस्व को एकत्रित करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त की, जिसे मुस्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। अब राजाओं पर एकत्र करने के लिए मुस्तक राज की उन्होंने नियुक्ति कर दी। साथ ही अमीर अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती इसामी दोनों ने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा। इस अमीर खुसरो तो था ही, इसामी भी जो थे वो इतिहासकार थे अलाउद्दीन के समय में ही, दोनों ने इसे भाग्यशाली कहा। उसके दरबार में अमीर खुसरो, हसन देहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने ही सितार का आविष्कार किया और बीना को संशोधित भी किया। इसे भी ध्यान रखना। जमाखोरी को रोकने के लिए सभी बाजारों के दाम पंजिका में दर्ज किए गए तथा तथा उनके एजेंटों और परिजनों को नियम के उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार भी बनाया गया। राज्य ने अपने भंडागार स्थापित किए जिन्हें अनाजों से भरा रखा जाता था। यदि कोई दुकानदार ज्यादा कीमत लेता था या माप ताप के गलत पैमाने का यूज करता था तो उन्हें कड़ा सजा देता था। ये पता ही है। बर्नी जो एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखा अलाउद्दीन के बारे में कि अकाल के समय भी कीमतों में एक दाम या पाई की भी बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। जैसे अकाल के समय में दाम बढ़ जाता है ना, बर्नी लिखते हैं कि अलाउद्दीन का शासन इतना टाइट था, इतना कड़ा था कि अकाल के समय में भी कोई भी वस्तु का दाम नहीं बढ़ता। बर्नी ने लिखा है, अनाज मंडी में कीमतों का अस्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। कीमतों का अस्थायी होना ये महत्वपूर्ण था। अब अलाउद्दीन के कुछ अभियान देख लीजिए। ये अभियान पूछता है तो ध्यान रखिएगा। जैसे गुजरात अभियान, गुजरात का शासक जो था राय कर्ण बघेला था। 1298 1298 में इन्होंने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात को जीता। रणथंभौर का शासक जो है राणा हमीर देव था, चौहान वंश का। 1301 में इसे उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जीता गया। चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था, जो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खुद इन्हें जीता। मालवा का महलक देव था, जिसे 1305 ईस्वी में आइनुल मुल्क मुल्तानी ने जीता। सिवाना
शीतल देव शासक था, शिवाना 100 से शीतल देव, परमार वंश का। इसे भी 1308 में कला कमालुद्दीन कुर्ग ने जीता। जालौर को कान्हदेव ने जीता। कान्हदेव का वहां शासक था और यही कला कमालुद्दीन ने उन्हें जीत लिया। दक्षिण अभियान में जो प्रमुख था, अभी हमने बताया कि दक्षिण अभियान में अधिकतर मलिक काफूर ही विजेता रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। देवगिरी का शासक रामचंद्र था, अभी यादव वंश था, अलाउद्दीन ने जीता। फिर देवगिरी का दूसरा अभियान, पहला अभियान 1296 में हुआ था, फिर 1307 में हुआ, वो मलिक काफूर ने जीता। यही वारंगल का प्रताप रुद्र देव थे, काकतीय वंश के मलिक काफूर ने जीता। यही प्रताप रुद्र देव द्वितीय, मैंने बताया था, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। इसी तरह द्वार समुद्र बल्लाल तृतीय था, द्वार समुद्र का शासक बल्लाल तृतीय था, होयसल वंश के थे और इसे मलिक काफूर ने जीता। यानी दक्षिण के सारे क्षेत्र को जीतने वाले मलिक काफूर ही थे। पांड्य में वीर पांड्य था, इसे भी 1311 में मलिक काफूर ने जीता। फिर देवगिरी का तीसरा अभियान शंकर देव शासक था, सिंघन तृतीय कहा जाता है, इसे भी मलिक काफूर ने जीता। तो दक्कन के अभियान का विजेता कौन था? तो याद रखना, मलिक काफूर। दक्कन के, और एक चीज और महत्वपूर्ण था, अलाउद्दीन ने जो है घोड़ों की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए, याद रखना कि उनमें दाग प्रथा चलाया। मतलब कि कोई घोड़ा जो है दूसरा घोड़ा लेके नहीं आए तो उसको दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा जो है, याद रखना, अलाउद्दीन ने चलाया। मवेशी और गुलामों की कीमत को भी अलाउद्दीन ने निर्धारित कर दिया, इसको ध्यान रखना। भूराजस्व नगद वसूल किए जाने से अलाउद्दीन को, अब देखो यहाँ क्या हुआ, अलाउद्दीन ने जो टैक्स था वो नगद वसूल करने लगा, जिससे क्या हुआ कि सिपाहियों को नगद वेतन देने में सुविधा होने लगा। नगद वेतन देने वाला सल्तनत का यह पहला सुल्तान, याद रखना कि नगद वेतन देने वाला पूछे तो यह सल्तनत का पहला सुल्तान। उसके समय में सवार यानी घुड़सवार सैनिक को प्रति वर्ष 238 टन का या प्रति माह 20 टन के मिलते थे। तो ये सब याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण है। और इसमें घोड़े को दागने की प्रथा चलाया, अभी हमने बताया। बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई, ये भी बताया। व्यापारियों में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको उस नियम का पालन करना पड़ता था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर भी आग्रह रखा कि दुआब क्षेत्र में भूराजस्व का निर्धारण जमीन के पैमाइश के आधार पर होगी, यानी कि जमीन से जैसा उपजा होगा उसी के आधार पर टैक्स लेगा। इसमें तो पहला शासन है कि जमीन को हम देखेंगे उसमें कितना पैमाइश हुई है, उत्पादन हुई है, उसी के आधार पर टैक्स लगेगा। साथ ही अलाउद्दीन ने भूमि कर 50% कर दी, जिसे भूमि कर को खराज कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही है। 50% कर दी। कुछ अधिकारी का नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी मंत्री परिषद, ये जरूर याद रखना। जो अलाउद्दीन का मंत्री परिषद था, पहला था दीवाने वजारत, वजीर को कहा जाता था दीवाने, मुख्यमंत्री। दीवाने इंसाफ शाही आदेश का पालन करने वाला था। आरिज सैन्य मंत्री था। दीवाने रिसालत विदेश मंत्री था। अब इसी तरह सहना ए मंडी जो है बाजार नियंत्रण अधिकारी था, बाजार अधिकृत था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक था। सराय अदल न्याय अधिकारी। बरीद जो था, बरीद भी बाजार नियंत्रक था। मनैया यह गुप्तचर था। तो ये जरूर याद रखना, ये जो कौन कौन 4 विभाग है, विदेश विभाग, सैन्य विभाग, शाही विभाग और वजीर, और बाजार नियंत्रण के कौन कौन अधिकारी था, इसको हमें याद रखना है। तो दिल्ली सल्तनत में जो है खास करके अगर आप देखेंगे तो अलाउद्दीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और और अलाउद्दीन ने जो बाजार नीति अपनाई कि कोई भी दाम बाजार का बढ़ने नहीं दिया जाएगा, घोड़ों को दागने की प्रथा लाई। पहली बार समुद्रगुप्त के बाद दक्षिण में सैन्य अभियान किए
और ये सैन्य अभियान जो है मदुरई तक पहुंच गए, तमिलनाडु तक पहुंच गए, इसलिए भी ये फेमस है। साथ ही उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद को 4 भागों में बाँटा। जैसे दीवान-ए-वज़ारत था, जो वज़ीर मुख्यमंत्री कहलाता था। दीवान-ए-इंसा था, शाही आदेश का पालन करने वाला था। दीवान-ए-आरिफ़ था, सैन्य मंत्री था। दीवान-ए-रिसालत था, विदेश विभाग था। तो ये सब यही काम करते थे। इसी तरह से बाजार नियंत्रण के बहुत सारे अधिकारी भी थे, जैसे शहनाई-ए-मंडी, दीवान-ए-रियासत, सराय-अदल सब, और बरीद-ए-मंडी, मुन्हयान, ये सब जो था एक तरह से बाजार नियंत्रण का अधिकारी था। और इसीलिए जो है खास करके इन्होंने जो अभियान किए, रणथंभौर अभियान, चित्तौड़ अभियान, देवगिरी अभियान महत्वपूर्ण है। वारंगल, वारंगल याद रखिएगा, जहाँ काकतीय वंश का शासन था, यहीं से उसे कोहिनूर हीरा मिला था। और कोहिनूर हीरा धीरे धीरे वंश परिवर्तित होते गए और हीरा एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा। तो इसको आप जो है तैयार कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, है ना? तो कहीं कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए, कुछ समझने में कोई सर दिक्कत हुआ है?